बात चाहे किसी भी देश की हो, सिनेमा लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम हमेशा से ही करती आई है और इसी तरह यह लोगों तक कोई भी बात पहुंचाने का आज सबसे सरल और व्यापक जरिया बन गया है। ऐसे में राजनीति और उससे जुड़े लोगों का इस जरिए से घनिष्ठता और टकराव होना एक आम सी बात है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय सिनेमा का देश की राजनीति से जुड़ाव की कहानी को भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के जरिए जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारतीय राजनीति और हिंदी सिनेमा के जुड़ाव की कहानी गांधी जी से ही शुरू हो जाती है। साल 1915 में गांधी जी के भारत आने के बाद उनके विचारों और मान्यताओं को आधार बनाकर हिंदी सिनेमा में बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया गया था। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, उनका यह कहना था कि मेरी सभी फिल्में हर मायने में स्वदेशी हैं और कहीं न कहीं इस बात में भी महात्मा गांधी का जुड़ाव दिखाई देता है, जो अक्सर भारत में बनी चीजों के इस्तेमाल पर जोर देते थे। इसके अलावा उस समय के बड़े फिल्म निर्देशक वी शांताराम ने दो आंखें 12 हाथ और अमर ज्योति जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया था, जो गांधी जी के विचारों को लोगों के सामने रखने का काम करती है। उनके अलावा भी महबूब खान, राज कपूर और दादा साहेब फाल्के से लेकर आज के समय में आमिर खान, राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा जैसे बहुत से फिल्म निर्माताओं ने अहिंसा, हिंदू मुस्लिम एकता और महिला सशक्तिकरण जैसे बहुत से ऐसे मुद्दों पर फिल्मों का निर्माण किया, जिन्हें भारतीय लोगों के बीच शुरू करने का काम महात्मा गांधी ने ही किया था। देवकी बोस ने साल 1932 में चंडीदास नाम की एक फिल्म का निर्माण किया था, जो कि एक ब्राह्मण पुरुष और नीची जाति की महिला के बीच प्रेम कहानी पर आधारित थी। इसके अलावा अशोक कुमार की साल 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या भी अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बनाई गई थी। इनके अलावा साल 1937 में वी शांताराम की एक मराठी फिल्म आई, जो कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और बाल विवाह पर आधारित थी। ये फिल्में बताती हैं कि गांधी जी का प्रभाव और उनके विचारों का सम्मान उस समय की भारतीय सिनेमा में काफी ऊंचा था, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी को फिल्में देखना और इससे जुड़े लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, जिसका नाम था राम राज्य, जो कि साल 1943 में आई थी। गांधी जी ने यह फिल्म क्यों, किसके कहने पर और कहां देखी थी, इन सवालों के जवाब ढूंढने पर पता चलता है कि अगस्त 1943 में जुहू के बिड़ला हाउस में इस फिल्म के निर्माता विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का एक विशेष शो रखा था, जहां राम राज्य में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रेम अदीब और उनकी पत्नी दोनों ही मौजूद थे। गांधी जी भी उन दिनों बम्बई में ही थे और इस फिल्म के निर्माता की जिद के चलते वो जुहू के उस शो में 10 मिनट उपस्थित रहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 10 मिनट होने के बाद भी गांधी जी अपने सेक्रेटरी की याद दिलाने पर भी खड़े नहीं हुए और पूरी फिल्म देखने के बाद ही वहां से गए थे। इस तरह यह एकमात्र फिल्म थी जो कि गांधी जी ने देखी और यही फिल्म उनकी पहली और आखिरी पसंदीदा फिल्म बनकर रह गई। गांधी जी की पसंद और नापसंद से परे भारत से बाहर की सिनेमा में भी उनकी शख्सियत और विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसका एक उदाहरण ब्रिटिश फिल्म का रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो वहीं उनके विचारों से प्रभावित होकर चार्ली चैपलिन ने द किड, सिटी लाइट, लाइमलाइट और सबसे महत्वपूर्ण मॉडर्न टाइम जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। इन फिल्मों के विषयों को लेकर गांधी जी और चैपलिन के बीच अपनी एक मुलाकात के दौरान बातचीत भी हुई थी। खैर, गांधी जी का प्रभाव आज भी सिनेमा पर दिखाई देता है और संभवतः आगे भी दिखाई देता रहेगा। फिलहाल हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 40 के दशक में भारतीय सिनेमा के हालात की। इस समय तक भारतीय सिनेमा धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। इस समय एक तरफ जहां धार्मिक कहानियों और अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बन रही थी, तो वहीं चंदूलाल शाह के आगाज के कारण 40 के दशक में भारतीय सिनेमा के व्यावसायीकरण की भी शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद 7 जून 1947 के दिन बम्बई में सिने वॉइस नाम की एक फिल्म मैगजीन के लॉन्च ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा देने का काम किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने बाकी मुद्दों पर काम करने के अलावा सिनेमा को भी आजाद भारत में समाज की आवाज माना और उसे बेहतर से बेहतरीन बनाने पर जोर दिया। एक तरफ जहां गांधी जी को फिल्में देखने का शौक नहीं था, वहीं जवाहरलाल नेहरू को फिल्में देखना काफी पसंद था, क्योंकि वो मानते थे कि भारतीय सिनेमा लोगों
लोगों और समाज की स्थिति को आवाज देने का काम करती है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी फिल्मों के मामले में हर तरह से अलग सोच रखने वाले लोग थे, लेकिन जो एक शख्स इन दोनों को सिनेमा से जोड़ने का काम करता है उनका नाम था प्रेम अदीब। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रेम अदीब की फिल्म राम राज्य वो एक मात्र फिल्म थी जिसे गांधी जी ने देखा था, तो दूसरी तरफ प्रेम अदीब और नेहरू जी भी एक दूसरे से पारिवारिक सदस्यों के जरिए जुड़े हुए थे। दरअसल प्रेम अदीब की पत्नी, जिनका नाम प्रतिमा अदीब था, उनकी सबसे बड़ी बहन शीला जी इंदिरा गांधी जी की सगी मामी थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के साले की पत्नी थी। अब चलते हैं अमिताभ बच्चन की तरफ, जिनके माता पिता से नेहरू जी की अत्यंत ही घनिष्ठता थी, जिसके बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनके माता पिता को इंदिरा जी की शादी में जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन से एक साथ रहे थे और फिर जब राजीव गांधी राजनीति में आए तो उनके कहने पर ही अमिताभ बच्चन ने भी राजनीति में कदम रखा था। बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो उनका रिश्ता सिनेमा से यहीं तक सीमित नहीं है। नेहरू जी ने हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्में बनाने का जोर दिया था जिनमें कोई संदेश छिपा हो। साल 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने फिल्म इंक्वायरी नामक एक कमेटी का गठन किया था, जो कि सिनेमा की स्थिति की समीक्षा करने के बाद उसमें कुछ जरूरी बदलावों पर अपना मत रखने का काम करती थी। इसके अलावा नेहरू जी ने फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन नामक एक और संगठन बनाया था, जो कि छोटे फिल्म निर्माताओं को बजट प्रदान करने का काम करती थी। साथ ही साल 1960 में नेहरू जी की ही देखरेख में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। इन सब के बीच नेहरू जी ने फिल्म निर्माता जिन भुवनगरी को अपनी सरकार में इंफॉर्मेशन एडवाइजर के रूप में शामिल किया था, जिन्होंने आगे चलकर पहली बार साल 1952 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया था। नेहरू जी जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दे रहे थे, तो वहीं भारतीय सिनेमा में भी बहुत से बड़े फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों का विषय नेहरू जी की विचारधाराओं और उनकी सोच को केंद्र में रखकर तैयार किया, जिनमें राज कपूर, चेतन आनंद और बिमल रॉय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। राज कपूर की बूट पॉलिश और चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने वाली नेहरू की सोच पर आधारित थी, तो वहीं बिमल रॉय की देवदास, 2 बीघा जमीन, बंदनी और सुजाता भारत के लोगों की सामाजिक सोच और कुरीतियों से चल रही जंग पर बात करती है। इस तरह नेहरू जी का एक बड़े स्तर पर भारतीय फिल्म निर्माताओं की रचनाओं पर प्रभाव दिखाई देता है। जहां फिल्म देखने में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जिस तरह फिल्म वालों से मिलने की चाहत रखता है, उसी तरह नेहरू जी भी हिंदी सिनेमा से जुड़े लोगों से समय समय पर मिलते थे और उन्हें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के अलावा राजनीति में आने के लिए भी कहा करते थे। कहा जाता है कि नेहरू जी के ही कहने पर पृथ्वीराज कपूर ने राजनीति में आने का मन बनाया था। नेहरू जी का प्रभाव भारतीय सिनेमा पर बहुत ही गहरा है, जिसके बारे में एक पूरी वीडियो भी बनाई जा सकती है। ऐसे में हम इस वीडियो में उनकी बातों को यही विराम देकर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के फिल्मी जुड़ाव के बारे में, जो भले ही नेहरू जी जितना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी गहरी छाप भारतीय सिनेमा पर जरूर रखते हैं। शास्त्री जी और सिनेमा के जुड़ाव की बात आते ही सबसे पहले मनोज कुमार का नाम सामने आता है, जिनकी फिल्म शहीद के प्रीमियर पर सिर्फ 10 मिनट के लिए जाने वाले शास्त्री जी ने उस फिल्म को भाव विभोर होकर देखा और अंत तक देखते रहे। फिर मनोज कुमार के हुनर से प्रभावित होकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर चाय के लिए बुलवाया था। यहाँ शास्त्री जी ने मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे की सार्थकता को सिद्ध करने वाली एक फिल्म बनाने के लिए कहा और मनोज कुमार ने साल 1967 में अपनी फिल्म उपकार का निर्माण किया था। मशहूर पत्रकार व लेखक कुलदीप नैयर ने अपनी एक किताब में एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया है कि जब मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा की शूटिंग चल रही थी, तब एक दिन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शास्त्री जी को बम्बई के एक स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। और वहां पहुंचकर जब मीना कुमारी ने शास्त्री जी का स्वागत करते हुए उनको माला पहनाई, तब शास्त्री जी ने कुलदीप नैयर से पूछा कि ये महिला कौन है। शास्त्री जी के इस प्रश्न को सुनकर नैयर साहब ने विस्मित होकर जवाब दिया कि ये मीना कुमारी हैं। नैयर बताते हैं कि उस स्टूडियो में अपने संबोधन की शुरुआत शास्त्री जी ने मीना कुमारी जी से माफी मांगते हुए किया, क्योंकि उन्होंने उनका नाम पहली बार सुना था और इसलिए वो मीना कुमारी जी को पहचान नहीं पाए थे। अपनी इसी सादगी के कारण ही शास्त्री जी का कद हिंदी सिनेमा के लोगों के बीच शीर्ष पर काबिज है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित कहानियों को सिनेमा में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साल 1967 में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म अ होमेज टू लाल बहादुर शास्त्री के बाद साल 2015 में बायोग्राफिकल ड्रामा
सिनेमा फिल्म जय जवान जय किसान के अलावा साल 2019 की फिल्म ताशकंद फाइल्स के नाम प्रमुख हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में मिला, जो कि अपने पिता की ही तरह सिनेमा और उससे जुड़े लोगों को पसंद किया करती थीं। तो वहीं फिल्मों से जुड़े लोगों के बीच इंदिरा गांधी काफी लोकप्रिय थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में काफी उथल पुथल और बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस का गवाह रहा है और यही वजह है कि भारतीय सिनेमा में इंदिरा गांधी को जितना स्थान फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए मिला उतना किसी दूसरे प्रधानमंत्री को नहीं मिल पाया। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने नेशनल डिफेंस फंड के जरिए जवाहरलाल नेहरू को 1 लाख रुपए का चेक दिया था और तब नेहरू जी ने दत्त परिवार को भारतीय सैनिकों के खस्ता हाल के बारे में बताया था, जिसे सुनकर सुनील दत्त युद्ध स्थलों पर जाकर सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने का प्रस्ताव नेहरू जी के सामने रखा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने मंजूर कर लिया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने भी सुनील दत्त और नरगिस जी को साल 1971 के युद्ध के दौरान सैनिकों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस युद्ध के दौरान वहीदा रहमान, प्राण साहब और शम्मी कपूर ने फंड इकट्ठा करने के लिए बांग्लादेश सहायक समिति नामक एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें लता मंगेशकर, कल्याण जी आनंद जी, सुनील दत्त और नरगिस दत्त भी शामिल थीं। इंदिरा गांधी ऐसे समय में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी जब देश में आजादी के बाद राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा दिखाए गए सुनहरे सपने और उम्मीदें लोगों के सामने सच होते हुए नजर नहीं आ रहे थे और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर था, जिससे प्रेरणा लेते हुए हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन जैसा चरित्र सामने आया। यही गुस्सा तब और भी बढ़ गया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। इसका असर इंदिरा जी के फिल्मी लोगों के साथ चल रहे अच्छे रिश्तों पर भी पड़ा और किशोर कुमार तथा देवानंद जैसे लोगों ने उनके इस कदम का विरोध भी किया था। देवानंद जी ने तो बकायदा एक अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उनका यह दल सफल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ किशोर कुमार के गीतों को रेडियो से बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा इस दौर में हिंदी सिनेमा की कुछ फिल्मों को भी अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस लिस्ट में शोले जैसा बड़ा नाम भी शामिल है, जिसके क्लाइमेक्स को इमरजेंसी के समय सरकार के लिए खतरा मानकर बदलवा दिया गया था और आज जो क्लाइमेक्स आप देखते हैं उससे उलट असली क्लाइमेक्स में संजीव कुमार अमजद खान को मार देते हैं। शोले के अलावा गुलजार साहब की फिल्म आंधी को भी कई सप्ताह तक प्रदर्शित होने के बाद इमरजेंसी के समय बैन कर दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी के हिसाब से इस फिल्म में उनको गलत तरीके से दिखाया गया था। आंधी के अलावा किस्सा कुर्सी का नाम की एक फिल्म के सभी प्रिंट्स को संजय गांधी के समर्थकों के द्वारा जला दिया गया, जिसके चलते संजय गांधी को आगे चलकर 1 महीना कैद में भी रहना पड़ा था। आखिरी फिल्म जो इस लिस्ट में शामिल होती है उसका नाम नसबंदी है, जो कि इमरजेंसी के विरोध में बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद भारत को अपना सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में मिला, जिनका किरदार हाल ही में द गांधी मर्डर फिल्म में गोविंद नामदेव जी ने निभाया था। इसके अलावा मोरारजी देसाई पर एक टीवी सीरीज मोरारजी भी बनाई गई थी, जो कि इनकी जिंदगी पर आधारित थी। देसाई के बाद चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन देसाई जी की ही तरह छोटा कार्यकाल होने के कारण चरण सिंह और हिंदी सिनेमा के जुड़ाव पर कुछ भी सुनने या पढ़ने को नहीं मिलता है। चरण सिंह के बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी और यह समय ऐसा था जब भारतीय सिनेमा में महात्मा गांधी के विचारों पर बनी फिल्मों को नकारा जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से बड़े फिल्म अभिनेता राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे थे। इंदिरा गांधी का यह कार्यकाल बिना किसी बड़े विवाद के उनके निधन के साथ खत्म हो गया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को शुरू से ही जानते थे। इन दोनों से जुड़ा एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि राजीव गांधी को जब यह पता चला कि महमूद साहब बॉम्बे टू गोवा नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, तो वो उस समय संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन के लिए उस फिल्म में काम दिलवाने महमूद साहब के पास गए थे और महमूद साहब ने गलतफहमी से ही लेकिन 5,000 रुपए का चेक राजीव गांधी को साइनिंग अमाउंट के तौर पर सौंप दिया था। इसके अलावा उस समय सुनील दत्त से नेहरू परिवार की नजदीकी का फायदा भी अमिताभ बच्चन को मिला था और अमिताभ बच्चन को रेशमा और शेरा में काम करने का मौका मिल गया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर अमिताभ बच्चन ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, जो कि बहुत हद तक सफल भी साबित हुई, लेकिन बोफोर्स घोटाले में नाम आ जाने के बाद वो पूरी तरह से राजनीति से दूर हो गए और इससे
से राजीव गांधी से उनके रिश्ते भी प्रभावित हुए थे। राजेश खन्ना ने भी इस दौरान राजनीति में कदम रखा था, जिन्हें राजीव गांधी ने आडवाणी और शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चुनाव लड़ने के लिए चुना था, क्योंकि अमिताभ बच्चन के दूर हो जाने के बाद राजीव गांधी का मानना था कि अगर अमिताभ चुनाव जीत सकते हैं तो फिर राजेश खन्ना क्यों नहीं। हालांकि राजेश खन्ना अपना पहला चुनाव आडवाणी जी से छोटे मार्जिन से हार गए थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उन्होंने जीत हासिल की थी। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय सिनेमा के बड़े नामों को राजनीति में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनकी जिंदगी पर आधारित बायोपिक फिल्म की घोषणा हाल ही में हुई है, जिसे प्रकाश झा बनाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी सिनेमा में पीवी नरसिम्हा राव को दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक फिल्म में दिखाया गया है। नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय सिनेमा और इससे जुड़े लोगों को एक अच्छा माहौल देने का काम किया था। इस दौरान हिंदी सिनेमा में देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का चलन भी शुरू हो गया था, जिसमें भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर आधारित कुछ फिल्मों का निर्माण हुआ, जो कि एक तरह से अटल जी के विचारों को पर्दे पर दिखाने की कोशिश थी, क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्तों के लिए हमेशा आवाज उठाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान जब अटल जी ने पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक बस सेवा शुरू की और पाकिस्तान का दौरा किया, तो उस सफर में अटल जी के साथ देवानंद और जावेद अख्तर साहब भी मौजूद थे। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया के जरिए जब राकेश रोशन ने भारतीय सिनेमा में साइंस फिक्शन फिल्मों को एक नए प्रयोग की तरह शुरू किया, तो अटल जी को यह फिल्म देखने के लिए बुलाया गया और उन्होंने इस फिल्म की खूब प्रशंसा की। साथ ही राकेश रोशन को अपनी शानदार प्रयास के लिए बधाई भी दी थी। अटल जी के बाद मनमोहन देसाई भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बने, जिनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया। भारतीय सिनेमा में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी बारीकी से किसी फिल्म के जरिए दिखाया गया था। लगातार 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी को भारत ने अपना अगला प्राइम मिनिस्टर चुना और इनके कार्यकाल में भारतीय सिनेमा और राजनीति में एक अलग तरह का जुड़ाव दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को लेकर उनकी कई नीतियों को भारतीय सिनेमा के कई बड़े लोगों ने खुलकर समर्थन दिया और ऐसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ने फिल्मों से जुड़े लोगों के साथ अपनी घनिष्ठता को कई मुलाकातों और अपनी बातों के जरिए सबके सामने रखा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ अभिनेताओं को नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रोल भी किया गया, क्योंकि लोगों के अनुसार कुछ अभिनेता मोदी का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। नरेंद्र मोदी आज भी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय सिनेमा के साथ उनका जुड़ाव भी अच्छा है और यही कारण है कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनकर सामने आए जिनके कार्यकाल के दौरान उन पर बनी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही। तो ये थी भारतीय सिनेमा और राजनीति के वर्षों पुरानी टकराहट और घनिष्ठता पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें।